नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी मस्त चल रही होगी। साथियों, हम क्लास 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सीरीज़ कर रहे हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री की पूरी क्वेश्चन बैंक सीरीज़ मैंने करवाई है, हर एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया है। ऐसे ही हम चल रहे हैं अब क्लास 11th केमिस्ट्री की तरफ। और क्लास 11th केमिस्ट्री में मैंने हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर करवा दिया, मतलब चैप्टर 13 करवा दिया, चैप्टर 12 करवा दिया और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 11 की। साथियों, बाकी के चैप्टर जो है आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट से सारे यूनिट्स के वीडियो विथ एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरह से समझ सकते हो। तो आज हम चर्चा करेंगे जो आपका चैप्टर 11 या यूनिट 11, केमिस्ट्री में यूनिट और चैप्टर एक ही है लगभग। तो आपकी जो है यूनिट 11 है उसकी बात करेंगे, उसके क्वेश्चन के आंसर देंगे आपको समझाते हुए। तो हम शुरुआत करें सबसे पहले जो इस यूनिट का जो सही जोड़ी वाला जो है, जिनके आंसर जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं वो नहीं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बैंक में नहीं दिए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके सही जोड़ी में बात करें, सही जोड़ियाँ मिलाइए, रब ने बना दी जोड़ी। कैसे बनाएंगे जोड़ी? हम बनाएंगे जोड़ी, चलो। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं भैया? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। पीला यौगिक जो टॉलुइन में विलय होकर बैंगनी हो जाता है, पीला यौगिक जो टॉलुइन में विलय होकर बैंगनी हो जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई साहब? तो उसको कहते हैं बकमिंस्टर फुल्लेरीन। नैनो टेक्नोलॉजी में कौन प्रयुक्त होता है भैया? तो ग्रेफाइट प्लस फुल्लेरीन से बना पदार्थ ये नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होता है। विकर्ण संबंध किसके बीच होता है? तो भाई साहब बोरान और सिलिकॉन के बीच में विकर्ण संबंध होता है। और अपेक्षाकृत स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हैं लेड और टीन। लेड +2 शो करता है और टीन +4 शो करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लेड जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। और ये तो जानते हो विकर्ण संबंध कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त के तत्व, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। ये विकर्ण संबंध। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। याद हो गया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आया है आपके पास में, अगली सही जोड़ी पीबीओ। पीबीओ लेड ऑक्साइड क्या है? ये लिथार्ज को कहा जाता है पीबीओ, लेड ऑक्साइड। अर्धचालक कौन है भैया यहाँ पर? तो यहाँ पर सिलिकॉन जो है अर्धचालक है, सिलिकॉन को अर्धचालक कहते हैं। देखो दोनों आ गए, एक को भले यहाँ लो यहाँ ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये अकार्बनिक बहुलक है सिलिकॉन। विद्युत चालक ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है भैया, sp2 हाइब्रिडेशन होता है इसमें। सर्वाधिक कठोर कौन है इसमें? हीरा जो है सर्वाधिक कठोर है। हो गए सही जोड़ियाँ कंप्लीट। बढ़े आगे, बढ़िया बात है भैया। नेक्स्ट, अधिकतम कैटनेशन। कैटनेशन का काम कौन करता है? श्रृंखला बनाने का काम कौन करता है? कार्बन। बढ़िया बात है। अक्रिय युग्म प्रभाव कौन शो करता है? अपना लेड भाई साहब। फुल्लेरीन, तीसरे वाले का फुल्लेरीन। फुल्लेरीन क्या है? कार्बन का अक्रिस्टलीय रूपों में आता है भैया। लैंप ब्लैक कार्बन का अपर रूप है। सिलिकॉन पाया जाता है चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है सिलिकॉन? चट्टानों में पाया जाता है। अधिकतर जो है एलिमेंट्स कहीं ना कहीं भूमिगत ही होते हैं, भूमि से ही निकलते हैं, चट्टानों से निकलते हैं, खदानों से निकलते हैं, कैसे भी प्राप्त करते हैं इनको। आगे बात करें, हम बात करेंगे इन सभी के आंसर के बारे में। जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर के बारे में मज़ेदार तरीके से बात करेंगे। इन सभी के आंसर जो हैं दिए हुए हैं, सभी के मैंने जो है PDF बना के अच्छे से बताऊंगा इनको, सभी के आंसर दिए जाएंगे। चलिए हम बात कर रहे, एक आध क्वेश्चन बैंक सीरीज से एक्स्ट्रा भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है, देखिएगा ध्यान से। कॉपर की उपस्थिति में उच्च ताप पर सिलिकॉन को मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। कॉपर की उपस्थिति में, ये भाई साहब कॉपर की उपस्थिति में उच्च ताप पर, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर सिलिकॉन को, ये सिलिकॉन और ये मेथिल क्लोराइड, सिलिकॉन को मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो ये कंपाउंड बनेगा आपका डाइमेथिन डाइक्लोरो सिलिकॉन। ठीक है।
तो ये जो है जल अपघटन करने पर यह सिलिकॉन के बहुलकों का निर्माण करता है। ये क्या है, पॉलीमर्स बन जाएगा। तो सिलिकॉन को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर निम्न क्रिया होती है, ये क्रिया होती है, ये पदार्थ बनेगा। क्लियर है। आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है। अगला क्वेश्चन हाजिर है। क्वेश्चन ये है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिया, ध्यान से देखिएगा बेटा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाओ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाओ। ये है भाई साहब हाइड्रोजन फ्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या होगा, SiO2 HF की क्रिया होगी, SiF4 बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करनी रहती है भैया, है ना, Si और यहाँ से 4 फ्लोरीन SiF4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 H2O। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनता है। अभी सब्र नहीं हो रही भैया इसको, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, अरे HF और पड़ा हुआ है, बच्चा है, क्या करूँ, SiF4 की क्रिया करवाओ हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ और H2SiF6 बना दूँ, हाइड्रोजन फ्लोरोसैलिसिलिक अम्ल बनता है, यह बन गया हाइड्रोफ्लोरोसैलिसिलिक अम्ल। पुनः SiF4 हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब HF के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोफ्लोरोसैलिसिलिक अम्ल बनाता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, CO को ZNO के साथ गर्म कर लो। किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म करो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेईमानी करेगा, क्या करेगा, जिंक छीन लेगा, किससे, ZNO से, और ZNO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में, मतलब इसका क्या हो रहा, अपचयन हो रहा। और ये अपचयन कौन करवा रहा है, ये, तो ये क्या हो गया, अपचायक, CO क्या हो गया, अपचायक। तो CO द्वारा जो कि एक प्रबल अपचायक है, ZNO को Zn में अपचयित कर देता है। तो ZNO की रिएक्शन हुई CO के साथ में, CO ने एक ऑक्सीजन छीन लिया, CO2 बन गया, ये Zn। समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, जलीय एल्यूमिना के साथ, एल्यूमिना की क्रिया जलीय NaOH के साथ की जाती है। क्या बात है, जलीय एल्यूमिना की क्रिया, ये जल में है, जलीय एल्यूमिना की क्रिया जलीय NaOH के साथ करवा दो तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ये दोनों यौगिक दाब के अधिक गर्म करने पर अभिक्रिया करके एक घुलनशील संकुल बनाते हैं। ये घुलनशील संकुल है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, नाम है इसका। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, जय हो। अब इनके आंसर देते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखे ना, इन सभी के आंसर की बात करते हैं। चलो करें बात। पहला क्वेश्चन है, अपन क्रिया करवा रहे हैं एल्यूमिनियम, ध्यान से देखना, सांद्र HNO3 का परिवहन करना है, इसको इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। क्या करेंगे, सांद्र HNO3 का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र द्वारा किया जा सकता है। आंसर है आपका, एल्यूमिनियम सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करके अपनी सतह पर क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रक्षी परत बना लेता है। बढ़िया बात है, इसकी पुनः क्रिया को रोकती है, आगे क्रिया नहीं होने देता है। बढ़िया बात है। तो एल्यूमिनियम जो है HNO3 के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिना बना देता है, निष्क्रिय रक्षा परत बना लेता है, Al2O3 6NO2 3H2O। तो यहाँ पर ये निष्क्रिय रक्षा परत बन गई। बढ़िया। अब इसको ले जाओ कहीं पर भी, अतः एल्यूमिनियम निष्क्रिय हो जाता है। यही कारण है कि सांद्र HNO3 का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र द्वारा किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, तनु NaOH तथा एल्यूमिनियम के टुकड़ों के मिश्रण का प्रयोग अपवाहिका को खोलने के लिए किया जाता है। बढ़िया बात है। क्या चीज़ ले रहे, एक तो एल्यूमिनियम के टुकड़े ले रहे और एक NaOH ले रहे, थोड़ा बहुत पानी भी डाल देंगे, तनु है NaOH तो किसी को खोलना है अपवाहिका को, तो यहाँ पर इनकी रिएक्शन होगी, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, NaAlO2 बनेगा और जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ये करामात करेगी, ये प्रेशर के कारण अपवाहिका को खोलने के काम करेगी। इन सभी भाई साहब की तो रिएक्शन हो जाएगी आपस में और ये प्रेशर देगा भैया, प्रेशर के कारण अपवाहिका खोलने में काम आएगा। NaOH एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके डाईहाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस हाइड्रोजन गैस के दाब का प्रयोग अपवाहिका खोलने के लिए किया जाता है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसका आंसर देते हैं। ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में प्रयुक्त होता है, ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। बढ़िया बात है। ग्रेफाइट की क्या होती है, एक के ऊपर एक परत चढ़ रही थी। जब आप इसकी स्ट्रक्चर के बारे में एनालिसिस करोगे, देखोगे तो ग्रेफाइट में परतीय संरचना होती है और परतीय संरचना तो एक दूसरे के ऊपर परत क्या हो सकती है, फिसल सकती है, परतीय संरचना होने के कारण, है ना, परतीय संरचना होने के कारण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है।
तो ग्रेफाइट की परती संरचना होती है, ये परतें परस्पर दुर्बल वैन डर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा बंधी होती हैं, अतः एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। इसी कारण ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शुष्क मतलब ड्राई। चलिए अगला है आपके सामने क्वेश्चन हाजिर। हीरे का प्रयोग अपघर्षक के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना, हीरा जो है, दोनों हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप है, लेकिन ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हीरा में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 संकरित होता है। हीरा बहुत कठोर होता है, अपघर्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हीरे में प्रत्येक sp3 संकरित कार्बन परमाणु, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 4 कार्बन। sp3 संकरित परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु द्वारा जुड़ा रहता है। बढ़िया बात है। इससे परमाणु के त्रिविमी झालक का निर्माण होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो एक त्रिविमी झालक का निर्माण होता है। इस विस्तृत सहसंयोजक बंधन को तोड़ना, मतलब जो बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच में, उनको तोड़ना कठिन कार्य होता है। क्या होता है? कठिन कार्य होता है। अतः हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। इस कारण इसका प्रयोग अपघर्षक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? हीरे वाला तो हो गया। वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। वायुयान एरोप्लेन बनाने में एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखोगे कि यार ये जो वायुयान है ये एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का बना हुआ है। कभी बैठोगे आप तो और ये भी कहोगे ये ड्यूरालोमिन मिश्र धातु का बना हुआ है। क्यों भैया? क्योंकि वो मिश्र धातु हल्का है। किसी भी चीज़ को उड़ने के लिए हल्कापन होना चाहिए। अगर लोहा या दूसरी धातुएं होगी जो भारी है तो उड़ेगा कैसे? वो कैसे उड़ेगा? तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातु जैसे ड्यूरालुमिन हल्की, मजबूत भी है, जंग रोधी भी है। इसी कारण इसका उपयोग वायुयान बनाने में होता है। वायुयान बनाने में होता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है अगला है आपका, जल को एल्यूमिनियम पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए। बढ़िया बात है, नहीं रखेंगे। एल्यूमिनियम जल तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विषैले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत पात्र दीवार पर बना देते हैं। क्या बात है यार। जल को एल्यूमिनियम पात्र में पूरी रात में एल्यूमिनियम के पात्र में मत रखना कभी भी, है ना। एल्यूमिनियम जल तथा ऑक्सीजन, है ना, जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो क्रिया करके विषैले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत पात्र की दीवार पर बना देते हैं। इसलिए जल को एल्यूमिनियम पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, संचरण केबल बनाने में एल्यूमिनियम तार का प्रयोग होता है। संचरण केबल बनाने में एल्यूमिनियम तार, एल्यूमिनियम की केबल तो देखी होगी आपने भैया, घरों में जो अपन फिट करते हैं वायरिंग वगैरह। बढ़िया बात है। क्यों करते हैं एल्यूमिनियम का यूज़? एल्यूमिनियम विद्युत का बढ़िया चालक है। घरों में एल्यूमिनियम तार ही तो यूज़ करते हैं। ठीक है, कवर चढ़ा रहता है उनके ऊपर। एल्यूमिनियम में विद्युत चालकता अत्यधिक होती है। इसका प्रयोग संचरण केबल बनाने में होता है। पुनः भारानुसार एल्यूमिनियम विद्युत चालकता कॉपर की अपेक्षा दोगुनी होती है। जय हो। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर एल्यूमिना बनता है। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। हाँ, जय हो। क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, SiCl4 जब जल अपघटित हो जाता है। SiCl4 जल अपघटित हो जाता है, किंतु CCl4 नहीं। होता क्या है कि जो CCl4 है इसमें जो कार्बन है, कार्बन के पास में डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है। इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो डी ऑर्बिटल इसके पास होता क्या है कि जैसे SiCl4 है, ये H2 है, H2O लोन पेयर देता है इसको। किसी के घर पे कोई मेहमान जाए तो मेहमान कब जाएंगे? जब उसके पास व्यवस्था होगी, रूम की व्यवस्था होगी, ठहरने की व्यवस्था होगी। बेचारे इसके पास CCl4 के पास तो फुल फॉट है, ज़्यादा कमरे है ही नहीं, ज़्यादा व्यवस्था है ही नहीं, तो इसके पास नहीं जाएगा H2O, नहीं जाएगा। H2O किसके पास जाएगा? H2O को अपन छोड़ेंगे तो वो इधर की ओर दौड़ेगा, इधर की ओर सिलिकॉन की तरफ दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा? इसके पास व्यवस्था है, रिक्त डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो SiCl4 की H2O के साथ रिएक्शन होगी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये SiCl4 और H2O जुड़ गया, इसके पास खाली ऑर्बिटल है,
इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अगली जाके स्टेप में क्या होगा, HCl निकल जाएगा और ये OH जुड़ जाएगा, OH ही रह जाएगा। तो SiCl3OH Cl3SiOH ये हो जाएगा और ये HCl निकल जाएगा। तो कार्बन में रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या 4 है तथा डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण यह अपनी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता है। कौन, कार्बन। इसलिए CCl4 जल अपघटित नहीं होता है, CCl4 जल अपघटित नहीं होता है। जबकि सिलिकॉन भाई साहब के पास क्या है, रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 है। इसलिए SiCl4 जल द्वारा दिए गए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को सरलता से ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण यह सरलता से जल अपघटित हो जाता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम की कम परमाणु त्रिज्या को आप कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे भैया, ध्यान से सुनना। हो क्या रहा है, होता तो ये है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पहले। एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम की कम परमाणु त्रिज्या, बाप रे क्या बात है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो भाई साहब गैलियम ज़्यादा होनी चाहिए एटॉमिक रेडियस, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम की कम परमाणु त्रिज्या, गैलियम की कम परमाणु त्रिज्या, गैलियम और छोटा हो गया। देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपन बात करेंगे तो ये और ये चीज़ दे रखी, ये और ये चीज़ दे रखी। मतलब इसमें कितनी कक्षाएं हैं, 3 कक्षाएं हैं। इसमें कितनी कक्षाएं हैं, 4 कक्षाएं हैं। तो एटॉमिक रेडियस भाई साहब इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके जो डी इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले निठल्ले हैं, ये काम नहीं कर रहे, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं कर रहे। तो इनमें डी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव अत्यंत कम होता है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी इस नाभिकीय आवेश के कारण ये पास में लग रहे हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 2 3 और 4। और इन भाई साहब के पास में 3 कक्षाएं हैं, 1 2 और 3, फिर भी इनका आकार बड़ा है। इनमें डी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव अत्यंत कम है। अतः एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर चलने पर डी इलेक्ट्रॉनों का रक्षी प्रभाव बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को निष्प्रभावी करने में असमर्थ है। अतः गैलियम की परमाणु त्रिज्या प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण एल्यूमिनियम की परमाणु त्रिज्या से कम होती है। एल्यूमिनियम और गैलियम किसकी परमाणु त्रिज्या कम है, गैलियम की। ठीक है, क्लियर है, ये है इसका आंसर। तो साथियों आगे के जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसके 2 पार्ट बनेंगे इस वाले चैप्टर के। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में तैयार रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा और डिस्कस कीजिएगा। अभी टाइम है आपका डिस्कस करने का, और अभी आप अच्छे पढ़ लोगे, आपका बेसिक अच्छा बन जाएगा, तो 12th केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहाँ पर आपको कम दिक्कत आएगी। चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।